सिद्धांत की बात कर रहे थे तो वैगनर का मैंने वो बता दिया था कि इसने किस किन चीज़ों पर अपना फोकस किया था। अब बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है या इसके एविडेंस क्या है जिसके आधार पर हम ये शो कर सकते हैं कि ये इसका जो सिद्धांत है ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखिए अभी तक मैंने जो भी सिद्धांत आपको पढ़ाए थे ओरिजिन से संबंधित या अपने इंटीरियर स्ट्रक्चर से संबंधित सभी के हमने कुछ एविडेंस दिए थे। एविडेंस का मतलब क्या प्रमाण है कि ये वैगनर का सिद्धांत अपने आप में सही है, क्योंकि किसी चीज़ को हम सही तभी मानेंगे जब वो हमारे किसी प्रमाण पर खरी उतरे। तो वैगनर का ये जो सिद्धांत था इसमें भी बहुत सारे एविडेंस थे जिनके बारे में वैगनर ने ये समझाने का प्रयास किया था कि महाद्वीप अपनी जगह से हटे। और इसमें उन्होंने, मैंने कल आपको बताया था, 3 फोर्सेस का यूज किया था। एक तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल था, और दूसरा था आपका प्लवनशीलता बल, और थर्ड जो इसमें आ रहा था वो है आपका ज्वारीय बल। ये तीनों बल वो थे जिनके माध्यम से महाद्वीप दो साइड में खिसके, एक तो नॉर्थ साइड और दूसरे थे आपके वेस्टर्न साइड। नॉर्थ साइड जो किसके थे, उनका जो रीजन था आपका इक्वेटर था, भूमध्य रेखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स था और प्लवनशीलता था। लेकिन पश्चिम की ओर जब उनका खिसकाव हुआ था तो उसमें जो प्रमुख भूमिका निभाई थी वो ज्वारीय बल ने निभाई। तो इस तरीके से वैगनर ने ये क्लियर कर दिया था कि महाद्वीप अपनी जगह से हटे, ना तो उनका कोई जलवायु कटिबंध चेंज हुआ है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि उनका जो नियत स्थान था उस स्थान से हट करके एट प्रेजेंट जो सिचुएशन बनती है वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जैसे आपका यहाँ पर ये आपकी कार्बोनिफेरस युग में आप देख रहे हो, मैंने कल भी उस वेब में बताया था, यहाँ का बॉडी स्ट्रक्चर इनके कॉन्टिनेंट का आप देखिए, यहाँ का देखिए, ये तो कार्बोनिफेरस युग की बात है जब महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे। ये आपके यूसीन युग की बात है जब महाद्वीपों में थोड़ा उत्तर की ओर थोड़ा पश्चिम की ओर खिसकाव होना शुरू हो गया। नेक्स्ट आपका प्लीस्टोसीन जो युग है वो बिल्कुल लास्ट का युग आता है। इस युग में आप देख रहे हो कि ये सारा परिवर्तित हो गया, इंडिया, अफ्रीका, ये सारे के सारे महाद्वीप बहुत हद तक अपनी जगह से खिसक गए। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर आपका एटलांटिक महासागर उत्पन्न हो गया और साउथ में आपका हिंद महासागर की स्थिति क्रिएट हो गई। तो ये सारी स्थितियाँ एज हमें ये प्रमाणित करती हैं कि वैगनर का जो सिद्धांत है एक्चुअली में वो काफ़ी हद तक सत्यता के प्रमाण पर खरा उतरता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम ये नहीं मानेंगे खरा उतरता है, उसके पीछे हमारे लिए कोई एविडेंस भी होने चाहिए। तो वैगनर के सिद्धांत के जो एविडेंस आते हैं उन्होंने कई सारे एविडेंस का यूज किया था। तो सबसे पहला इनका जो एविडेंस आता था शेप ऑफ कॉन्टिनेंट। पहला जो प्रमाण हमारे सामने जो आता था कि इतने जो महाद्वीप हमारे सामने, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उन 7 महाद्वीपों में से कुछ महाद्वीप ऐसे हैं जो या तो आपके नॉर्थ साइड पूर्वी साइड के हैं या कुछ पश्चिमी साइड के हैं। तो उन सभी की अगर हम लोकेशन को देखें या उनको मिलाएं तो कुछ
कुछ महाद्वीप आपस में एक दूसरे से सटे हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये महाद्वीप पहले इसी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात लेते हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका या पूरा अफ्रीका है, हम दक्षिणी अफ्रीका की बात क्यों करें, अफ्रीका और हम दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो डायग्राम कौन सा है, यहाँ आप देख रहे हो कि ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये जो स्थिति बनती है, इसका गेट बंद है, ये जो स्थिति बनती है वो हमारी एट प्रेजेंट की टुडे आज जो हमारा कॉन्टिनेंटल पार्ट है, जिस स्थिति में, उस स्थिति की बात करें तो हमारा दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका काफ़ी दूर है। लेकिन इनकी लोकेशन को आप देखो कि यहाँ से ये थोड़ा सा इसका जो अपनी ब्राज़ील का जो तट है, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी जो भाग है, यहाँ पर ब्राज़ील का तट है और यहाँ जो है वो गिनी का तट। ये दोनों तट, ये आप देख लो कि अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर उठा हुआ है। अगर इन दोनों को ओवरलैप करें, हम दोनों को मिलाएं तो स्थिति हमारी ये बनी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिल्कुल आपका जो ब्राज़ील का तट है और यहाँ जो गिनी का तट है, ये दोनों स्थिति हमारी सेम टू सेम मिल रही। जैसे मैं इसका डायग्राम बना के दिखा दूँ तो अगर हम ये दक्षिणी अमेरिका का डायग्राम ले लें और ये हमारा अफ्रीका का डायग्राम हम ले लें तो ये स्थिति हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर लगभग इन दोनों की, अफ्रीका की पश्चिमी सीमा और दक्षिणी अमेरिका की पूर्वी सीमा लगभग मिली हुई है। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रैक आ रहा है। ये जो स्थिति है, यहाँ जो स्थिति आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो थोड़ा सा जो अंतर आ रहा है, वो वैगनर ने उसके सपोज के लिए कहा था कि जब भी कोई चीज़ विस्थापित होती है या कोई चीज़ अपनी जगह से हटती है तो वो बाद में अपने नेचुरल फॉर्म में नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत सारे उसके अवशेष टूट जाते हैं और वो विच्छिन्न हो जाता है वो पार्ट। तो ठीक इसी तरह से अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, दोनों के बीच में अगर कुछ डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो ये मानने में आ रहा है कि लगभग 27 डिग्री ऐसे के हिसाब से इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो वो अंतर हमारा महाद्वीपों के टूटने से या खिसकाव के कारण हुआ है। तो सेब की आकृति से हम देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि उत्तरी अमेरिका, वो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का भी या तो क्रिटेशियस युग में या आज से 170 मिलियन वर्ष पूर्व ये आपस में जुड़े हुए थे, एक साथ मिले हुए थे। इसलिए इनका सेब के हिसाब से ये दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग मान जाए। ठीक है, ये तो हमने उसकी बात करी। अगर हम उत्तरी अमेरिका को, वो उत्तरी अमेरिका और यूरोप की लोकेशन को देखें तो यहाँ पर आपकी जो लोकेशन आ रही है, ये हमारा जो पार्ट है, ये उत्तरी अमेरिका है हमारा और ये यूरोप का पोर्शन। तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अगर हम मिलाएं तो वो हमारी सिचुएशन वो भी लगभग एज इट बैठती है। हालांकि इस सिचुएशन से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये तो एकदम एग्जैक्ट बैठती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ होता है। उसका कारण ये है कि ये इनका आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ मैंने मिलाने की ये देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये आपका यूरोप वाला पोर्शन है छोटा सा, और ये यूरोप वाला जो पोर्शन है, मैं यहाँ पे डायग्राम में बताने की कोशिश करती हूँ। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका, और यहाँ पर अगर हम करें तो यहाँ पर आपका इस तरीके से, यहाँ पर इसके बीच में आपका ये स्कैंडिनेविया और ये सारे महाद्वीप आपस में मिले हुए रहते हैं। तो ये जो स्थिति है आपकी, ये जो स्थिति क्लियर हो जाती है कि ये
जाते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आज से करोड़ों साल पहले स्थिति ये थी कि ये महाद्वीप अपने आप में जुड़ गए। तो ये आप बात होगी हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। तो यहाँ पे इसमें लिख लीजिए, फ्रांसीसी बेकन ने 1619 में एंटोनिया स्नाइडर ने 1858 में और F.G. टेलर का क्या मतलब है, फुल नाम क्या है इसका? ये टेलर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम आगे पढ़ोगे तब तक। F.G. टेलर ने 1908 में, क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? F.G. टेलर, ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। 1908 में वैगनर के की तरह वैगनर भी अंध महासागर के विपरीत तटों की आकृति से बहुत प्रभावित हुए थे। वैगनर के सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील का पठार दैट इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये वाला ब्राजील का पठार, और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित गिनी का तट कौन सा हो गया आपका? ये आपका गिनी का तट, ये ब्राजील का तट, गिनी का तट मिलाने पर एक दूसरे से सट जाते हैं, क्योंकि ब्राजील का पठार पूर्व की ओर उभरा हुआ है, जबकि अफ्रीका का पश्चिमी भाग अंदर की ओर धंसा हुआ है। ये दोनों चीज क्लियर हो गई? ये आपका धंसा हुआ वाली स्थिति है, ये उभरा हुआ है। तो अगर कोई चीज इस तरीके से धंसी हो और उभरी हुई हो और ये अंदर धंसी हुई है तो नेचुरली ये एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है। क्या लिखा था मैंने? धंसा हुआ है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका व ग्रीनलैंड को पश्चिमी यूरोप से भारत के पश्चिमी घाट को क्या लिखा रही थी? उत्तरी अमेरिका व ग्रीनलैंड को पश्चिमी यूरोप से, ये करो, उत्तरी अमेरिका व ग्रीनलैंड को पश्चिमी यूरोप से भारत के पश्चिमी घाट को पूर्वी अफ्रीका से पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट को पूर्वी अफ्रीका से और पूर्वी घाट को उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका
से सटाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखो एक बार, यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा पार्ट हो गया? ये पूर्वी भाग। ये हमारा इंडिया, इंडिया का पश्चिमी तट, पश्चिमी तट आपका ये हो गया। ये पश्चिमी तट अगर हम इससे मिलाएं तो इसमें जो सिचुएशन बनती है हमारी इंडिया की, ये हमारा कौन सा हो गया? पश्चिमी तट हो गया। और ये हमारा पूर्वी तट। पूर्वी तट आपका ये आपका बे ऑफ बंगाल और ये आपका अरेबियन सी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं अफ्रीका की बात करूँ, यहाँ पर हमने अगर अफ्रीका को लिया तो अफ्रीका का जो पूर्वी तट है और ये दोनों आपस में अगर मिलाए जाएं तो ये मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारा सऊदी अरब है। सऊदी अरब से इसको अगर नीचे खिसकाया जाए तो नीचे खिसकाने के बाद ये जो हिस्सा है वो हिस्सा हमारा इस तरीके से इसके साथ मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया, यहाँ पर ये पूरे कॉन्टिनेंट, ये छोटा सा, ये तो मेडागास्कर है आपका, यहाँ पे छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है, ये इंडिया बाद में ऊपर की ओर, उत्तर की ओर खिसका है और उत्तर की ओर खिसक करके यहाँ से अफ्रीका से ये अलग हो गया। जबकि पहले ये आपका पूरा का पूरा मिला हुआ था। वो डायग्राम मैंने हटा दिया है का, ये वाला, इस डायग्राम में मैंने तुमको जो बताया था, ये जो डायग्राम है इसमें ये आप देख रहे हो कि ये इंडिया का पार्ट है। इंडिया की ठीक सिचुएशन यही थी। तो इंडिया का जो पार्ट है ये आपका जो मेडागास्कर वाला जो पोर्शन है, मेडागास्कर कहाँ पर है? यहाँ पे बीच में। मेडागास्कर की जगह ये तिकोना, इसकी आकृति यहाँ पे इसी तिकोने से आपकी ये जो आपकी जियो त्रिकोणीय स्थिति बन रही, यही आपकी इंडिया की त्रिकोणीय स्थिति बन रही। तो ये दोनों चीज़ इसके बीच में आपका मेडागास्कर। तो ये सारी चीज़ें भी अगर हम देखें तो भारत का पश्चिमी तट और अफ्रीका का पूर्वी तट, ये अगर मिलाया जाए तो दोनों के दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया को और पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी तट है आपका ये वाला, इससे आपका ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट मिल जाता है। भारत के पूर्वी घाट से ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है वो सारे कॉन्टिनेंट हमारे आपस में किसी न किसी रूप में मिलते जा रहे हैं, जो इस चीज़ को सिद्ध करते हैं कि ये महाद्वीप आपस में पहले कभी जुड़े हुए थे। इनका जो अलगाव हुआ है वो बाद में हुआ है। अब वो अलगाव किसी भी कारण से हो सकता है। तो ये एविडेंस आपका क्लियर हो गया। इस डायग्राम को बाद में बना लेना। नेक्स्ट जो आपका एविडेंस जो आता है वो एविडेंस है आपका प्राचीन पर्वत श्रेणी, अरेंजमेंट ऑफ एनिशिएंट माउंटेन रेंज। यहाँ पे कर लो प्राचीन पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब हम प्राचीन पर्वत श्रेणियां लेते हैं इसमें। तो यहाँ आप देखो, ये जितनी भी जो आपको रेंज दिख रही है, ग्रीन मैंने कल भी आपको बताया था, ये ग्रीन साइड से आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो आपकी प्राचीन पर्वत श्रेणी, ये उत्तर की ओर है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ पे ये रेंज है, यहाँ पे ये सारी जो रेंज है वो आपकी
अपलेशियन पर्वतमाला के अंतर्गत आती है ये पूरी। कल मैंने आपको बताया था कि तैतीस सागर में जो डिपॉजिट जमा हुआ था, उस डिपॉजिट में की मात्रा जब इतनी ज़्यादा हो गई कि जो हमारी भूसन्नति थी 33 सागर, वो 33 सागर हमारा पूरी तरह से भर गया, ओवरलेप हो गया। और जब उसमें अवसाद की मात्रा अधिक हो गई तो इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स दोनों के माध्यम से उसमें कुछ फलन पड़े, फोल्ड पड़े, और उन फोल्डों के परिणाम स्वरूप हमारा माउंटेन एरिया, हिमालय पर्वत श्रेणी या आपकी काकेशस पर्वतमाला है, इधर आपकी बहुत सारी अराकानी उमा है और सुलेमान, किरधर, बहुत सारी जितनी पूरी एक रेंज है। आपकी जो पामीर की गांठ है, उस पामीर की गांठ से चारों तरफ इस तरीके से पर्वत श्रेणियां निकली हुई। और पामीर की गांठ को हम आज क्या कहते हैं? विश्व की सबसे हाईएस्ट रूप अगर किसी को कहा जाता है तो ये पामीर की गांठ है। अगर एशिया में एक जीके का क्वेश्चन आता है तो ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची छत किसे कहते हैं, तो वो है हमारा तिब्बत का पठार। और तिब्बत का पठार दैट इज आपकी नॉर्थ ऑफ पामीर। तो यहाँ से सारी की सारी पर्वत, और ये तिब्बत का पठार आपकी नॉर्थ ऑफ पामीर की गांठ है, ये यहाँ पर है। ये वही स्थान है जो 33 सागर का वलन के माध्यम से ऊपर उठ गया था, ऊपर उठा हुआ भाग। और यहाँ से सारी की सारी पर्वत श्रेणियाँ निकलती चली गई। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी पर्वत श्रेणियाँ हैं हमारे पामीर की गांठ से निकली हुई, उसमें से कोई भी पर्वत श्रेणी हमारी सीधी नहीं है, ब्लॉक पर्वत के रूप में नहीं है, बल्कि वो इस तरीके से मोल्डेड है। तो ये अगर इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये भी हमारी समानता दिखती है। अगर ये महाद्वीप आपस में जुड़े नहीं होते तो कोई पर्वतमाला तो आपकी फोल्डेड होती, कोई ब्लॉक होती, कोई कैसी भी होती, मतलब उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका जो अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो एक जैसा नहीं मिलता। किसी में कोई से भी सेडिमेंट मिल सकते थे, किसी में कोई से भी सेडिमेंट मिल सकते थे, जबकि यहाँ टोटली वही सेडिमेंट मिल रहे हैं जो आपकी यूरोप की आल्पस पर्वत श्रेणी में मिल रहे हैं, या आपकी हिमालय की पर्वत श्रेणी में मिल रहे हैं, या आपके अफ्रीका की कोई पर्वत श्रेणी में मिल रहे हैं। सारे के सारे आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की रॉकीज पर्वतमाला में जो मटेरियल मिल रहा है वही हमारे एंडीज पर्वतमाला की पर्वतमाला में मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो पर्वतों की, अगर हम प्राचीन पर्वतों की स्थिति को देखें तो प्राचीन पर्वतमाला भी हमारी एज इट वैसी की वैसी है जो उस समय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें लिख लो, इसमें भी अंध महासागर के दोनों ओर प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। अंध महासागर के दोनों ओर प्राचीन पर्वत श्रेणियां हैं। यदि दोनों अमेरिकाओं को यूरोप और अफ्रीका से मिला जाए, यदि दोनों अमेरिकाओं को, आपका ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, दोनों अमेरिकाओं को यूरोप और अफ्रीका, इधर आपका उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी हो गया, इधर यूरोप हो गया और इधर अफ्रीका हो गया। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से मिलाया जाए तो ये पर्वत श्रेणियां एक दूसरे से मिल जाती हैं। 1929 में बीजी वेले में
इस चीज का, इसका महाद्वीप पर्वत श्रेणियों के आपस में मिलने का, इसका समर्थन करते हुए कहा है कि कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी की दिशा, कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर है। कैलिडोनियन पर्वत श्रेणी की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर है और इस श्रेणी के दक्षिण में, और इस श्रेणी के दक्षिण में कम आयु वाले हर्शियन पर्वत स्थित हैं, हर्शियन पर्वत स्थित हैं जिनकी दिशा पश्चिम में। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे बताऊं, ये आप देख रहे हो ना, ये जो पर्वतमाला है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉलेडेरा, ये पूरा का पूरा, यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा जो है, आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है आपका कॉन्टिनेंटल मासेस ऑफ लारेशिया, ये पूरा का पूरा जो वो है वो लारेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर आप ये ग्रीन वाली बेल्ट के पास ये देख रही है, पूरी पैसिफिक बेल्ट है और किसकी है, फोल्डेड माउंटेन। तो यहाँ पर जितने भी पर्वत पाए जाते हैं पूरे के पूरे फोल्डेड है। अब चूंकि हमारा ग्लोब कैसा है, पूरा घुमा हुआ है, तो इसका पार्ट अगर इससे मिलाया जाए तो ये इसके बैक साइड आ जाता है, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ भी फोल्डेड माउंटेन है और यहाँ भी फोल्डेड माउंटेन, तो ये दोनों फोल्डेड माउंटेन एक दूसरे को समरूपता को स्पष्ट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये अपलेशियन पूरी की पूरी बेल्ट है, ये भी आपकी, क्योंकि ये यहाँ से लगा करके आप यहाँ पे ईरान का जो हमारा है, यहाँ से आप लगा करके देखो ऑस्ट्रेलिया तक की जो स्थिति गई है, जिसमें आपका फिलीपाइंस द्वीप भी चला गया है, यहाँ पर आपका बोर्नियो भी चला गया है, ये बोर्नियो है आपका, ये बोर्नियो भी चला गया है, ये आपका मलेशिया है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये पूरा का पूरा पोर्शन चला गया है। जो आज ये पोर्शन हमारा कितनी दूर है, यहाँ से लगा इंडिया से तो हमारा काफ़ी दूर हो जाता है, इतनी दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम इनकी माउंटेन हिल रेंज के हिसाब से देखें तो ये सारा का सारा सेम सिचुएशन में पार्ट है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो आपको कौन से दो मैप बनाने को हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट आता है जो आपकी जो एविडेंस हम लेकर के चलते हैं, वो एविडेंस है आपको पर्मो कार्बोनिफेरस ग्लेशियर। देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जो ग्लेशियर आपके होते हैं, वो ग्लेशियर हमेशा ऐसी जगह पर निर्मित होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, ठीक है, क्योंकि ग्लेशियर के हिमनद जो होते हैं वो हमेशा हिली एरिया में होते हैं और वहाँ पर अपेक्षाकृत कोई भी जल बर्फ के रूप में जमता है तो उसको उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो पानी हमारा किस में बदल जाता है, हिमांक में, हिम पॉइंट पर वो आ जाता है, इसको बड़ा कैसे करते हैं। क्या इसमें मैंने हिमनद की बात कही थी, तो एक्चुअली में हिमनद हमेशा वहाँ पे होते हैं जहाँ टेम्परेचर कम हो, और टेम्परेचर कहाँ कम होगा,
या तो वो एरिया हमारा भूमध्य रेखा से दूर है या फिर ध्रुवों के नज़दीक, क्योंकि हिमांक पॉइंट वहीं मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर पूरी तरह से नहीं पहुँच पाता। और टेम्परेचर हम 0 डिग्री से जैसे ही उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं, टेम्परेचर हमारा कम होता चला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने भी ग्लेशियर हैं प्रमुख कार्बोनिफेरस युग के, वो आपके साउथ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में, ये जो ब्लैक आप ये जो देख रहे हो, ये जो पूरा हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है, पूरा का पूरा आपका ग्लेशियर है। अब यहाँ एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि जितनी भी ग्लेशियर है वो साउथर्न पार्ट में, महाद्वीपों के दक्षिणी भाग में है, और ये दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के भूभाग, मतलब गोंडवाना लैंड का जो दक्षिणी पार्ट है उसमें हमारे सारे के सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्यों? अब इसके पीछे एक रीजन हो सकता है, ये या तो वही हम बैंगलोर की बात करेंगे, या तो यहाँ पर जलवायु कटिबंध का कुछ उलटफेर है, या तो पहले से यहाँ पर एक बड़ी आइस शीट जमा, मोटी शुरू से ही जमा हो, या फिर कहीं ना कहीं इस एरिया के पास आपका कोई भी पोलर जोन, ठीक है ना, क्योंकि पोलर जोन में आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा, तो टेम्परेचर डाउन रहेगा तो नेचुरली वहाँ पर जल आपका बर्फ के रूप में बदलेगा, या फिर यहाँ पर बहुत मोटी आइस शीट हो। तो आइस शीट का तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आइस शीट होती तो सिर्फ इसी एरिया में होती, और भी तो एरिया इससे प्रभावित हो सकता था। अगर सपोज करो कि हमने इतने बड़े क्षेत्र में हमने आइस शीट रख दी, मोटी हमने बर्फ़ की सिल्ली रख दी, तो उसका जो इफेक्ट जाएगा वो दूर तक जाएगा। अगर आप उसमें पंखा चला दो, या फिर पास में कोई आपकी नहर वगैरह है, तो उस आसपास के एरिया में ठंड होती है, रात के समय टेम्परेचर डाउन होता है। तो अगर ऐसा होता कि यहाँ पर आइस शीट होती, तो आपके इस एरिया में सहारा और आपका सहारा का मरुस्थल नहीं होता। अरे सहारा को जो मरुस्थल माया जाता है, या यहाँ पर थार का जो मरुस्थल पाया जाता है, उसकी स्थिति हमारे यहाँ पे नहीं मिलती। अच्छा, एक यहाँ पे आइस का यहाँ बनाने छूट गया है, यहाँ पर भी हिमनद है उड़ीसा के आसपास में, लाई नहीं है, यहाँ पर भी आपका हिमनद पॉइंट है। तो ये जो एरिया है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले कभी या तो उत्तरी ध्रुव रहा होगा या दक्षिणी ध्रुव, कुछ तो हुआ होगा। तो उत्तरी ध्रुव की अगर हम सर्च करें, तो पहले जो उत्तरी ध्रुव था वो हमारा प्रशांत महासागर था, इसके ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर जहाँ हवाई द्वीप समूह, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव आज से 170 ईयर एगो हवाई द्वीप के पास हमारा उत्तरी ध्रुव था। और हमारा जो दक्षिणी ध्रुव था, वो दक्षिणी ध्रुव हमारा जो अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ में जो डरबन है, उस डरबन के पास यहाँ पर आपका समीप यहाँ पर हमारा दक्षिणी ध्रुव था, आज से करोड़ों साल पहले। तो चूंकि यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव था, तो नेचुरली यहाँ पर टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर से काफ़ी नीचे हो गया। अब जब टेम्परेचर नहीं होगा तो नेचुरली वहाँ पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में जमा, तो यहाँ पे हिमनद का होना स्वाभाविक है। तो ये जो एरिया आपका पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं, ये पूरे एरिया में आपको पूरा साउथ पार्ट है, और लगभग एक बेल्ट में, या दक्षिणी अमेरिका का ये एरिया अगर आप लगाओ तो सारे के सारे आपके एक बेल्ट में जाओ। तो ये किस बात को प्रमाणित करता है कि ये महाद्वीप कभी एक दूसरे से सटे हुए थे, और उस समय जो दक्षिणी ध्रुव था वो हमारा काफ़ी नीचे रहा होगा, इन्हीं स्थानों के आसपास रहा होगा, ताकि यहाँ पर हिमनदीय निक्षेप पा जाए। तो दैट पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया ना?
नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें पैलियोजोइक महाकल्प के उत्तरार्ध में गोंडवाना लैंड का एक बहुत बड़ा भाग बर्फ के क्षेत्र से ढका था। जिसके निक्षेप के प्रमाण एंटार्क्टिका, दक्षिणी अमेरिका के फाकलैंड कहाँ है यहाँ पे? तुमने एटलस नहीं खरीदा? दक्षिण अमेरिका का दिस एरिया इज फाकलैंड, ये है आपका फाकलैंड। दक्षिणी अमेरिका के फाकलैंड द्वीप, अर्जेंटीना, यहाँ पे लिख लो फाकलैंड। ये फाकलैंड महाद्वीप नहीं है या किसी महाद्वीप का पार्ट नहीं है, ये द्वीप है फाकलैंड द्वीप, जो आपका ये दिखाई दे रहा है फाकलैंड द्वीप, एंटार्क्टिका, हॉर्लिक पर्वत, इसको छोड़ दो चाहे, एंटार्क्टिका हो गया, फाकलैंड, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया, मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका, भारत का उड़ीसा, और आपका राजस्थान, हिमाचल, शिमला आपका आज भी ठंडा है, शिमला, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, का न्यू साउथ वेल्स, में हिमनदीय निक्षेप देखने को मिले। ठीक है ना? और ये मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए थे कि अगर मानचित्र के आधार पर अगर हम ये स्पष्ट करें तो हमारे सामने 2 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर ये आता है कि या तो इन क्षेत्रों में मोटी क्या थी, आइसी बर्फ की चादर पाई जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन महाद्वीपों में आपकी हिमालय मौजूद थी। तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। या फिर दूसरा जो हमारा आता है, या फिर ये महाद्वीप आपस में इनका जो दक्षिणी ध्रुव था कहीं ना कहीं ये ध्रुव से संबंधित। लिख लो इस पॉइंट को। मानचित्र के आधार पर ये तथ्य स्पष्ट है, मानचित्र के आधार पर ये तथ्य स्पष्ट है। नंबर 1, या तो गोंडवाना लैंड के दक्षिणी भागों में बर्फ की एक मोटी चादर फैली हुई थी, बर्फ की एक मोटी चादर फैली हुई थी,
या नंबर 2 हम दूसरा इसमें इफेक्ट जो दे सकते हैं, दूसरा वो ये है कि हिमनदीय अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के हिमनद एक बर्फ चादर के अंग है, जबकि आज उन अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां आज वर्तमान महाद्वीप मौजूद हैं, बर्फ की मोटी चादर नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? देखिए, अगर हम आज की स्थिति को क्रिएट करें तो हमारा जो भूमध्य रेखा है वो हमारे यहाँ से होकर के सीधे गुजरती है। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश हमारा ये है, ये 0 डिग्री अक्षांश कहाँ से होकर गुजर रहा है? आपकी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी पार्ट से और अफ्रीका के मध्य पार्ट से। 23.5 डिग्री अक्षांश हमारा गुजर रहा है लगभग ब्राजील तट के दक्षिणी भाग में, ये हमारा। अब इस एरिया के बीच में पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर कोई भी बर्फ की कोई चादर बन सके। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये पूरी की पूरी बेल्ट आप यहाँ देख रहे हो, इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर उष्ण कटिबंध है, और उष्ण कटिबंध में हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। अच्छा, यहाँ भी आप अगर नीचे चले जाएं जहाँ पर आपके जो अवशेष मिल रहे हैं, तो कुछ एरिया आपका ये कवर हो गया, मिडल जोन के लैटिट्यूड के अंतर्गत आ गया। मतलब आपका यहाँ से अगर हम, ये हमारी ग्लोब है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और यहाँ से आपकी 23.5 डिग्री और यहाँ आपकी 23.5 डिग्री। ठीक है, दिस पार्ट इज ट्रॉपिकल। ठीक है, इसके और हम नीचे जाएंगे तो ये हमारा 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, और ये हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो एरिया है यहाँ पर इसकी जगह तिरछी हो जाती है, तो ये जो एरिया है वो आपका उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाता है। कुछ एरिया आता है, इतना एरिया आपका उपोष्ण आ जाता है, बाकी पूरा 66 डिग्री तो आपका शीतोष्ण आ जाता है, ना उष्ण ना गर्म। तो इन दोनों एरियाओं की अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरा का पूरा एरिया ना तो ट्रॉपिकल में, इस समय ट्रॉपिकल में आ रहा है, लेकिन कोई एरिया अगर ट्रॉपिकल में आएगा तो वहाँ पर मोटी आइस शीट नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये दोनों तथ्य अपने आप में कट हो गए। नेक्स्ट, इन तथ्यों से ये स्पष्ट होता है कि वर्तमान उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वर्तमान उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की क्षेत्र में बर्फ चादर का निर्माण केवल उस दशा में ही हो सकता है जब ये क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के अधिक निकट होंगे। ठीक है, और वैगनर के सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग के समय दक्षिणी ध्रुव
कार्बोनिफेरस युग के समय दक्षिणी ध्रुव कहाँ मौजूद था? यहाँ अफ्रीका के डरवन क्षेत्र के समीप स्थित था। जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि महाद्वीप अपनी जगह से विस्थापित हुए। क्लियर हो गया पॉइंट? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर जो आईसी जो हिमनद पाए जाते हैं उसका रीजन ये है कि ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो एरिया हमारा उस समय दक्षिणी ध्रुव के समीप पाया जाता था। लेकिन आज ये एरिया दक्षिणी ध्रुव के समीप नहीं है बल्कि हमारे उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों, क्योंकि अफ्रीका भूमध्य रेखा हमारी इधर से होकर के गुजरती है, 37 डिग्री आपका उष्ण कटिबंध हो जाता है, उसके बाद आपका उपोष्ण हो जाता है। तो ये जो एरिया आ रहा है पूरी की पूरी बेल्ट आ रही है, ये हमारी किसके अंतर्गत आ रही है? उष्ण और उष्ण और उपोष्ण के अंतर्गत कभी भी आइस शीट नहीं बन सकती। तो ये जो आइस शीट बनी है वो उस समय बनी है जब आपका दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के पास मौजूद था, डरबन में। जो इस तथ्य को क्लियर कर देता है कि महाद्वीप अपनी जगह से हटे, क्योंकि ना तो ये तो इनके बीच में जो गैप है काफ़ी गैप बढ़ गया, तो ये हिमनद ना तो यहाँ मिल सकते थे। अगर मान लो सपोज करो यहाँ मिल भी जाते तो वही हिमनद यहाँ क्यों मिलते, या वही हिमनद यहाँ क्यों मिलते, या फिर वो हिमनद आपके उड़ीसा में क्यों मिलते? चलो हम इसको मान लें ये एक सीट में, लेकिन आपका भारत तो ऊपर पहुँच गया ना उत्तर की ओर, तो भारत में ये उड़ीसा के पास जो हिमनद मिला है इसकी पोजीशन क्या है? ये तो नहीं मिल सकती। अगर हम उसकी सिचुएशन को देखें तो हमारा जो इंडिया था वो यहाँ पर मौजूद था, इसलिए इंडिया में आप यहाँ पे इंडिया है और यहीं आपके हिमनद पाए जाते हैं, तो वो हिमनद आपका इसलिए भारत में वहाँ पर मौजूद। ये तीनों चार डायग्राम बना लेते हैं। नेक्स्ट जो साक्ष्य आता है भूवैज्ञानिक साक्ष्य, जियोलॉजिकल एविडेंस। अब हम जियोलॉजिकल की बात करते हैं। अब हम फोकस अपना इस पर, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसमें मैंने कुछ रॉक्स बताई। ये जो आपकी जो ब्लैक डैश जो दिख रहा है ये आपका कार्बोनिफेरस और सिल्यूरियन एज में ये जाके पाए जाते थे। ये क्रिटेशियस और यूसीन के हैं। और ये जो दिख रहा है आपकी ग्रेनाइट रॉक्स, इसके बाद ये पूरा का पूरा जो रेड पार्ट जिसको मैंने रेड से दिखाया है ये आपके गोंडवाना लैंड की चट्टान है। यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि गोंडवाना लैंड क्रम की जो चट्टान है वो आपके दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी पार्ट में पाई जा रही और इधर अफ्रीका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है ना? तो ये इनकी सिचुएशन एक समान कैसे? ये इधर पार्ट में भी पाई जा सकती थी, पूर्वी पार्ट में भी पाई जा सकती थी, जबकि अगर हम इसको सटाएं, ये जो सट रहा है मिल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो आपका जो नीचे का जो दक्षिणी अफ्रीका का नीचे का पार्ट है और ये दक्षिणी अमेरिका का जो मध्य भाग है वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। मतलब यहाँ भी आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, यहाँ भी गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। अगर इन
इंडिया की बात करें तो वो गोंडवाना क्रम की चट्टान आपकी इंडिया में भी पाई जाती है। तो इंडिया आपका इधर पहुंच गया, अफ्रीका इधर ही पहुंच गया, तो यहाँ पर जो सिमिलरिटी पाई जाती है रॉक्स की, तो वो रॉक्स की सिमिलरिटी इस तरीके से एक साथ क्यों देखने को मिलती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आपका जो यूक्रेन है, यूक्रेन को कोयला का भंडार माना जाता है। यूक्रेन जो है वो कोयले का भंडार। अब यूक्रेन में कोयले की पेटी पाई जाती, इधर आपकी कोयले की पेटी यहाँ पाई जाती है अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट। तो क्यों भाई, अमेरिका यूरोप इतना दूर हो गया और अमेरिका इतना दूर हो गया, तो दोनों में कोयले के भंडार एक जैसे क्यों पाए? तो इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। कोयले के भंडार वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ जीवावशेष या वनस्पति दब जाती। तो ये दोनों चीजें हमारी क्लियर करती हैं कि ये महाद्वीप उसी परिस्थिति के बने हुए हैं जिस परिस्थिति में कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का एकीकरण, ठीक है ना। और यही चीज हमारी इसमें भी देखने को मिलती है। गोंडवाना लैंड हमारे इंडिया में भी पाया जाता है, गोंडवाना लैंड की चट्टानें दक्षिणी अमेरिका में भी पाई जाती हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानें आपके अफ्रीका में भी पाई जाती हैं। इसका मतलब ये महाद्वीप आपस में पहले कभी मिले हुए अवश्य, क्योंकि बिना इनके मिलने से इस तरह की रॉक संबंधी समानता स्पष्ट नहीं है। तो इसमें नोट कर लीजिए जियोलॉजिकल एविडेंस में दक्षिणी अमेरिका की ड्यूटॉइट, ये भूवैज्ञानिक थे दक्षिणी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के ड्यूटॉइट के अनुसार दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका का पश्चिमी भाग तथा मध्य भाग, इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और अफ्रीका का उत्तरी पश्चिमी भाग में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो एक समान है। जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि ये महाद्वीप कार्बोनिफेरस युग में आपस में मिले हुए। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बताऊं। देखिए, हमारी इंडिया में जो सोने की खानें हैं कहाँ पाई जाती हैं? इंडिया में एक ही जगह है जहाँ पे सोने की खानें पाई जाती हैं। कोलार, कोलार महाराष्ट्र के पास, और वो हमारा इंडिया का पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वर्ण के भंडार पाए जाते। दूसरा, अफ्रीका में जो स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जोहान्सबर्ग।
इंडिया का कोलार हो गया, दूसरा अफ्रीका का जोहान्सबर्ग हो गया, तीसरी बात और हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में को स्वर्ण भंडार कहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा रिच नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन भी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में चारों तरफ डेजर्ट है। देखो डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, दूसरा हॉट डेजर्ट। अगर ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो भी डेजर्ट के समान ही होता है, क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन नहीं रह सकती। और जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो वहाँ भी पॉपुलेशन नहीं रह सकती। तो अफ्रीका का जो एरिया है वो हमारा इसी तरह का है, वो अफ्रीका का हॉट डेजर्ट है, और ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो हमारे कोल्ड डेजर्ट के नाम से। तो कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया में क्या सोने की खानें मिल सकती हैं? कोल्ड वाले सोने की खानों का सीधा रिलेशन होता है ज्वालामुखी से, क्योंकि कोई भी खनिज पदार्थ हमारी सतह पर या अंदर से ही आएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर तो कोई खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता सिवाय सिलिका और एल्यूमिनियम या फिर जीवाश्म के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर आपकी यहाँ सोने के भंडार, यहाँ सोने के भंडार, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ सोने के भंडार। तीनों की सिचुएशन देखो आप। अगर अफ्रीका की सिचुएशन देखें तो यहाँ है जोहान्सबर्ग इसका, यहाँ है, यहाँ सोने के भंडार है। इंडिया में यहाँ सोने के भंडार है, और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ सोने के भंडार। दो भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया इसीलिए रिच माना जाता है क्योंकि कालगोल्डी और फुलगार्डी को ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्वर्ण की खानें पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इन तीनों क्षेत्रों में कोई स्वर्ण भंडार क्यों पाए जाते हैं, जबकि तीनों की सिचुएशन आज के हिसाब से हम देखें तो तीनों अलग हैं। अफ्रीका अलग, इंडिया अलग, ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर जाके, लेकिन तीनों जगह आपको सोने के भंडार देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है कि ये तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंक्लूड होंगे, मिले होंगे, तभी तीनों जगह स्वर्ण के भंडार पाए जाते। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ये स्वर्ण की जो खानें पाई जाती हैं उनमें जो समानता पाई जाती है वो इस चीज़ को सिद्ध करती है कि महाद्वीप अपनी जगह से विस्थापित हुए। लिख लीजिए, टाइम हो गया, अब इस 2-3 लाइन और लिख लिया। भारत में धारवाड़ की ऑर्गेनिक बेल्ट, जिसमें कोलार के जगत प्रसिद्ध स्वर्ण निक्षेप पाए जाते हैं, वही निक्षेप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोल्डी कटिबंध में मिलते हैं। कालगोल्डी मैंने कहाँ लिखा था, इस तरह से लिखा जाएगा, कालगोल्डी। तो फूलगाड़ी हो रहे, कालगोल्डी और फूलगाड़ी में पाए जाते हैं। जिनकी आयु लगभग 240 करोड़ वर्ष पुरानी। अब इनमें डायग्राम बना लेना, मैंने तुम दो को बताया। क्लियर हो गया?